हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। अगर हम पूरी फिजिक्स की बात करें, चाहे हम मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे हम इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की बात करें, तो इन एंड आउट हमारे पास 25 से 30 चैप्टर होते हैं डिपेंडिंग ऑन हम कैसे कैटेगराइज करते हैं चैप्टर को। और अगर पूरे 100% ऑफ द क्वेश्चंस की बात करें हमारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर नीट के अंदर, तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर का जो वेटेज होना चाहिए वो अप्रॉक्स 3 से 4% होना चाहिए। बट जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज 3 या 4% जो कि एवरेज वेटेज है उतना नहीं, उससे जस्ट डबल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे जेईई मेंस के अंदर, तो जेईई मेंस के अंदर जो वेटेज है आपके पास दैट इज 6.6%, 3 से 4 की जगह ऑलमोस्ट डबल। जब मैं जेईई एडवांस की बात करता हूं आप लोगों से, तो जेईई एडवांस के अंदर वी हैव अ वेटेज ऑफ 8%, डबल से भी ज्यादा हो गया ये तो और जब मैं नीट की बात करता हूं तो नीट के अंदर 7%। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब मैं बात कर रहा हूं इतना ज्यादा वेटेज इन सेक्शंस का क्यों है। देखिए, नीट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के डायरेक्ट इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नीट के जो 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि 7% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेटेज के अंदर, वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। पर जब मैं बात करता हूं जेईई एडवांस के अंदर, तो जेईई एडवांस से जब आपके पास इस पर्टिकुलर चैप्टर से लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वह सिर्फ इस चैप्टर के नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि क्लास 11th के भी होते हैं। यानी कि एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रोल भी अच्छा खासा होता है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 कॉन्सेप्ट में से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट भी हो गया। इस कारण यहाँ पे जो वेटेज है वो काफी बढ़ जाता है। जब मैं बात करता हूं जेईई मेंस के अंदर, तो जेईई मेंस में ऑन एन एवरेज आसान क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि फिर से मल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे ऑफ द टू एक हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और दूसरा हो सकता है इसको एसएचएम के साथ कंबाइन कर दिया, हो सकता है सर्कुलर मोशन के साथ कंबाइन कर दिया, हो सकता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर इंक्लाइंड प्लेन वाले कॉम्बिनेशन से कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके से करने के कारण यहाँ पे हमारा चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आया है। अगर इतना समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पार्ट पे। तो अब आते हैं इस टॉपिक की शुरुआत पे। तो जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कैसे बात करेंगे इसके बारे में, एक बार चीजों को पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि एक काम करते हैं, पढ़ते नहीं है, कुछ ऐसी चीजों को याद करते हैं जो हमने बचपन में करी थी। आपको याद है बचपन के अंदर हम बाल बनाते थे, कई बार कंघे से जब सूखे बाल बनाते थे तो हमारे कंघे पे कुछ ऐसा होता था कि जब हम उसको छोटे छोटे टुकड़े कागज के उनके पास लेके जाते वो अट्रैक्ट करने लगते थे। ऐसा ही कुछ हमने एक गुब्बारे के साथ भी किया था बचपन में। क्या किया था? गुब्बारे को फुला के उसको सल से रब किया। सल से रब करने के बाद फिर से उसको जब हम पेपर के बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते थे तो वो फिर से अट्रैक्ट करते थे। ऐसा ही कुछ हम एक और समय पे करते हैं जब हम ठंड की बात करते हैं। जब ठंड में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, वूल वाले कपड़े पहनते हैं, तो क्या होता है जब हम उसको खोलते हैं तो आपको याद है हमारे शरीर पे जो थोड़ा बहुत जो बाल होते हैं वो उसकी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा होता है कि उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको ये तीनों फिनोमेना ध्यान है? पहला कंघे वाला, दूसरा गुब्बारे वाला, और तीसरा कौन सा बोला मैंने? बताइए। तीसरा बोला मैंने वो गर्म कपड़ों वाला, ऊनी कपड़ों वाला। तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं या इनमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं बिट्स ऑफ पेपर को। इसी तरीके से 2 और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चीजें करी जा सकती है, और वो क्या है? वो है कि अगर हम एक ग्लास रॉड को ले लें और उसको सिल्क के क्लॉथ से रब करें, यानी ग्लास रॉड ली, सपोज ये मेरी ग्लास रॉड है, एक सिल्क का क्लॉथ लिया, इसको यूं रब कर दिया। अब जैसे इसको रब करेंगे तो उस समय पे भी ये जो ग्लास रॉड होगी ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगी जो कि अट्रैक्टिव इंटरैक्शन की होगी। और वह अट्रैक्टिव इंटरैक्शन क्यों हो रहा है ये थोड़ी सी देर में जवाब देते हैं, लेकिन उसके पहले एक और एग्जांपल लिखा है हमारे पास इबोनाइट रॉड का। जब हम बात करते हैं एबोनाइट रॉड की, तो एबोनाइट रॉड को जब हम फर से रब करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैनल, ये ऐसा ही कुछ है जो कि फर से रब कर रहे हैं। तो जब उसको फर से रब करते हैं तो फिर से हमें ऐसी ही एक प्रॉपर्टी शो होती है जो कि एक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की प्रॉपर्टी शो हो रही है। अब अगर ये प्रॉपर्टी शो होती है तो एक बार रीडिंग करके देखते हैं क्या लिखा है हमने। These acquire a power to attract a light bodies such as a small piece of papers, ये हमें पता है। The agency which gives the power
to this attracting power is called इलेक्ट्रिसिटी। अब यह जो फिनोमेना हो रहा है ना, इसका जो मेन कारण है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। ये आगे पढ़ते हैं। द बॉडीज which acquire this power are said to be electrified or charged, यानी कि हमें जवाब मिलने वाला है या मिलने लगा है कि ये जो पूरा फिनोमिना हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने चीजों को रब किया, कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब किया, गुब्बारे को बालों से रब किया, और क्या किया था हमने, और वूल के कपड़ों को हमने जब उतारा होगा या पहना होगा तो हमारी बॉडी से वो रब कर रहे होंगे, या फिर सिल्क और ग्लास रॉड, एबोनाइट और फर को जब भी हमने रब किया तो ये क्या हो जाती हैं, ये चार्ज्ड हो जाती हैं। और जब ये चार्ज्ड हो जाती हैं इसीलिए ये क्या करती हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रही है। आई होप इतना समझ में आया है। और यही बेसिस है हमारे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे कि ये हो क्यों रहा है, किस कारण होता है, इसके होने से क्या फायदा हम ले सकते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो उन सब चीजों को हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। और अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड की, अगले चीज की। तो अब हम बोल रहे हैं कि जब हम इतना समझ चुके हैं कि ये चैप्टर किन चीजों से डील करने वाला है और क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर ले, इस चैप्टर के थोड़े कैटेगराइजेशन के बारे में बात कर ले कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है, किस क्लासिफिकेशन में लाई करता है, और इसके अलावा कोई और क्लासिफिकेशन भी है कि नहीं है। अगर है तो क्या वो भी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो यहां पे बोला गया कि वो जो बॉडी चार्ज्ड हो गई थी उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। चार्जेस क्या होते हैं कुछ ही देर में पता चलेगा हमें। तो वो जो चार्जेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे इंटरैक्ट करेंगे अपनी सराउंडिंग से, वो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किस तरीके के होंगे, किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए भाई, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। Static electricity was observed by Thales of Miletus in 600 BC when he found amber when rubbed with fur acquired the property of attracting tiny pieces of sawdust। अब सोच के देखिए, जब बहुत पहले की बात हो रही है, जब हमारे पास इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जो कि मेजर कर सकें कि भाई कितना चार्ज है किसी बॉडी पे या चार्जेस क्या हैं, या इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी साइंस तरक्की नहीं करी थी कि भाई हम एग्जैक्टली पता कर सके क्या है, तो हमने क्या देखा होगा, हमने ऐसे ही कुछ फिनोमेना देखे होंगे। तो इसी तरीके से एक थेल्स ऑफ मैलिटस जो है उन्होंने 600 बीसी में एक ऐसा ही फिनोमेना देखा। उन्होंने कहा जब मैं एम्बर को किससे रब करा, फर से रब किया, तो उसने कुछ अजीब सी प्रॉपर्टीज शो करी, और उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते करते हम आज यहां पे पहुंच गए हैं जहां पे हमें एग्जैक्ट रीजन पता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और अगर हो जाएगी तो क्या प्रॉपर्टीज शो करेगी। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आपने देखा हो तो हमने जो लास्ट स्लाइड के अंदर जितने भी एग्जांपल्स बोले थे, चाहे वो कंघे को बालों पे घिसना हो, क्या वो रबिंग करा था, बिल्कुल सही बात है। बलून को बालों पे घिसना हो, क्या उसमें रबिंग करा था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या कहा था हमने कहा था एबोनाइट रॉड को फर से रब किया था, फिर ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हर एक जगह पे रबिंग हो रही है, और अगर रबिंग से हमारे पास चीजें हो रही हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रबिंग से होने पे हम उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी क्या मैं अब इलेक्ट्रिसिटी के भी क्लासिफिकेशन पे जाने लगा। हमने कहा था चार्जेस वाली चीजों को इलेक्ट्रिसिटी नाम की टर्म दी थी, अब कहा कि उसमें से भी क्लासिफिकेशन कर दिया कि जो रबिंग के कारण आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। Come on, let's go to the next point. Since the charges so produced are at rest is called as static electricity। अब एक बात बताइए कि जब मैं कहता हूं चार्जेस एक जगह पे इकट्ठा हो गए तो वो रुके हुए हैं। अरे भाई, अगर वो रुके हुए हैं तभी तो वह बॉडी चार्ज्ड है। अगर वो चल रहे होते तो कुछ देर में तो वह बॉडी अनचार्ज हो जाती। तो कहने का मतलब ये है, अगर चार्जेस रुके हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो किस कैटेगराइजेशन में आएगा, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस के बारे में। तो रुके हुए चार्जेस को पढ़ने के लिए हम लोग जो शब्द यूज करते हैं, हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, हम लोग जो कैटेगराइजेशन यूज करते हैं, वह कहलाता है स्टैटिक
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आया हो इतना। अगर आया है तो लेट अस मूव टू द लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है? चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कि पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। अब अगर पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिव आयंस है तो भाई अगर हमें चार्जेस को मूव कराना है तो पॉजिटिव को मूव करा दो, हो गया चार्जेस का मूवमेंट। नेगेटिव को मूव करा दो, फिर से हो गया चार्जेस का मूवमेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं जब मैं केमिस्ट्री के अंदर बात करता हूं तो पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, बट जब मैं मेरे यहां पे चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास द ओनली मोबाइल पार्टिकल, द ओनली पार्टिकल विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज और विल बी इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते क्योंकि हम बोलते हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्जेस कहां पर है? न्यूक्लियस में है। और क्या न्यूक्लियस मूव कर रहा है? क्या नहीं। क्या मूव कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। अब सोच के देखो, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज? सोच के देखिए। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं आप लोगों को, तो अगर मेरे पास एक एटम है जो कि है A और एक और एटम है जो कि है B। If I have two atoms, atom A and atom B, और मैं कहता हूं आपसे कि इनिशियली दोनों के दोनों एटम्स न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। फिर मैंने क्या किया, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स उठाए और इस पे डाल दिए। अब अगर मैं यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स उठा के B पे डाल देता हूं तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा B जो पहले न्यूट्रल था उसके पास एक्सेस में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इस पे जो चार्ज होगा, तो इस पे जो चार्ज होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4e। माइनस ऑफ 4e, या यूं कहूं एक्सेस में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आपसे कह सकता हूं क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि इस पे जो भी हमारे पास चार्ज आएगा, सो दिस पर्टिकुलर बॉडी B has 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस। और अगर मैं बॉडी ए के बारे में बात करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा बॉडी ए के लिए इट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, राइट? डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो यानी कि अगर मैं कहता हूं बॉडी को चार्ज करना है तो एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। एक में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, एक में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो गारंटीड जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। और जब मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए गए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे आएगा मेरे पास प्लस चार्ज। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। सो अब हम कहते हैं कि नेक्स्ट केस के अंदर या नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो अभी तक हमने ये समझने की कोशिश करी है कि चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। हमने एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो चीज हो रही है, जो चीज है, वो एक्चुअल में जो उसका कारण है, जो कि चार्ज है, वो कारण को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यहां पे अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो जब मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बोलता हूं तो क्या लिखा है? एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एग्जिबिट होती है विच इट अप्लाई, और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एग्जिबिट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स को पास में रख देता हूं तो कुछ ना कुछ इंटरैक्शन का फोर्स होता है। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, कि वो हमेशा रिपेल करेंगे। हमने तो ये बोला है कुछ होता है। अब वो कुछ में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो बोथ द केसेस आर पॉसिबल। तो हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ अट्रैक्शन होगा, सिर्फ रिपल्शन होगा। वो हम थोड़ी देर में जानेंगे कि क्या कब होता है। फिर हमने कहा कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सोच के देखिए, जब बहुत पहले की बात कर रहे हैं, बहुत पहले वाले जमाने की बात कर रहे हैं, तब हम चीजों को समझ रहे थे, तब हम चीजों को देख रहे थे, उनको स्टडी करके नई नई चीजें निकाल रहे थे। तो वहां पे दो अलग अलग तरीके के चार्जेस आए। तो हमने क्या किया? उसका नामकरण करना था। तो नामकरण करने के लिए क्या होता है? एक प्रॉपर्ली सेटअप बनाया होगा, बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा और फिर चीजों के बारे में सोचा होगा। तो जब वो सोचा होगा तो वहां पे सोचा कि चलो ठीक है, आसान आसान नाम रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब मान लो कि भाई
पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों रख रखे हैं भाई? कोई लॉजिक नहीं इसका। हो सकता है अल्फा बीटा रख दो, हो सकता है राम श्याम रख दो, कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? दो तरीके के चार्जेस हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो यहां पर भी हमने क्या किया, एक तो रख दिया हमने पॉजिटिव और एक रख दिया नेगेटिव, बस नाम है ये और कोई खास मतलब नहीं है इनका। इसके बाद बोला गया कि देखा गया, इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जब भी मैं दो पॉजिटिव चार्जेस यानी एक ये पॉजिटिव और एक ये पॉजिटिव को पास में लाके रख देता हूं, जब मैं इनको पास में लाके रख देता हूं तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। अब अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यार पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने नेगेटिव चार्ज और एक और नेगेटिव चार्जेस को भी साथ में रखा, तो इस केस में भी ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के पास रख दिए जाएं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे पे एक दूसरे से दूर भागने वाली फोर्स लगाने लग जाएंगे ये लोग। तो ये चीज समझ में आई क्या? लेकिन एक डिफरेंट फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि जब यहां पे हमने एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, तब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी यहां पे ये एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। और अगर ये मिलना चाहते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां पे कर रहे हैं रिपेल और नीचे कर रहे हैं अट्रैक्ट। अब अगर ऐसा देखा गया तो हमें इसको लिस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या कहा, हमने एक पॉइंट बना के लिख दिया कि भाई जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्डर में हम लोग रख रहे हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमें अब बेसिक आइडिया लग गया है कि चार्जेस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्या है। एक चीज और, हमने जो भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस करी थी चीजें, उसी को फटाफट लिख देते हैं। जब भी हमें किसी बॉडी को चार्ज करना होता है, जब भी हमें किसी बॉडी को चार्ज करना होता है, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि चार्जेस के अंदर जो मोबाइल चीज होती है, जो मूवेबल चीज होती है, जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके आ सकता हूं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोबाइल। तो अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इफ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसके पास क्या है, उसके पास है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोई बॉडी, इफ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये क्या हो गई, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। आई होप इतना समझ में आया है आपको कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उस चार्जिंग में इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होने वाला है। अगर इतना क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं अगली स्लाइड की। सो अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करने वाले हैं तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या लिखा है आप देखिए। अब मैं बात करने वाला हूं कि चार्जेस को हमने समझ लिया, उसका हाय हेलो कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं और इसके बारे में छोटी छोटी बातें कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज क्या दिखाते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या है ये अपना, सबसे पहला है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जब मैं बात करता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो आपको समझना पड़ेगा क्वांटाइजेशन मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की जब मैं बात करता हूं या चार्जेस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो चार्जेस जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा नहीं होगा आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज चला गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं बात करता हूं एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अगर मेरे पास एक बॉडी है, if I have a body which is A and if I have a body which is B, दोनों के दोनों इनिशियली अनचार्ज हैं, both the bodies are initially uncharged and now I transfer कुछ चार्ज from A to B। तो सबसे छोटा चार्ज मैं A से B को देना चाहता हूं तो वो कौन सा हो सकता है, वह हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं यहां से यहां ट्रांसफर कर सकता हूं। तो मैक्स टू मैक्स
मतलब मैक्स टू मैक्स नहीं, मिनिमम टू मिनिमम, मैं सबसे छोटा चार्ज जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को दे सकता हूं वो है एक इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो इस बॉडी बी पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, और हमें पता है कि जब भी बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस वाली बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा, 1.6 into 10 to the power minus of 19 कूलम, बट नेगेटिव में। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1.6 into 10 to the power minus of 19 कूलम। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्वांटाइजेशन से क्या मतलब था, क्वांटाइजेशन से मतलब था कि अगर मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन्स ये चार्ज करना चाहता हूं तो मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, 5 कर सकता हूं, 10 कर सकता हूं, 20 कर सकता हूं, 50 कर सकता हूं, लेकिन 3.5 नहीं कर सकता, 3.25 नहीं कर सकता, 6.5 नहीं कर सकता। कहने का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन उठाना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा, उसको आधा काट के नहीं लेके जा सकता मैं। यही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे चार्ज निकालेंगे तो दैट वुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, द चार्ज वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक यूनिट का चार्ज होता है। वही लिखा है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ स्मॉलेस्ट चार्ज ई। जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है कोई भी इंटीजर, और e क्या रिप्रेजेंट करता है, e रिप्रेजेंट करता है वह इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक बॉडी है, इफ यू हैव अ बॉडी, इसको मैं बॉडी x बोल देता हूं, और इस बॉडी के ऊपर आपके पास टोटल चार्ज जो है वो है कितना लें इसको, 6.4 into 10 to the power 20 कूलम। अगर मुझे कोई कह दे कि भाई इतना चार्ज है, तो क्या आप इसके अंदर सबसे पहले तो ये बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाली बॉडी है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली बॉडी है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके ऊपर जो चार्ज है वह है पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके गए हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मैं कहूंगा कि भाई Q जो है वो बराबर है किसके, वो बराबर है n इंटू ई के, जहां पे Q की वैल्यू कितनी है, ये है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 20 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा इसको माइनस ले लेते हैं एक बार, या एक काम करते हैं 20 रहने से क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस ऑफ 90, प्लस ही रहने देते इसको, ठीक है। सो क्या अब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो ये दैट वुड बी इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 39, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इस बॉडी पे, ये हो गए मेरे पास 4 इंटू 10 टू द पावर 39 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉडी पे हैं, या तो एक्सेस में या फिर डेफिशिएंट में, इफ चार्ज इज गिवन टू मी बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। आई होप इतना सबको क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। और कौन सा चार्ज की बात कर रहा हूं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था एडिटिविटी यानी एडिशन टाइप की कोई चीज, अब जब मैं एडिशन टाइप की बात कर रहा हूं तो यहां पर भी मैं सिंपल एडिशन की ही बात कर रहा हूं, एल्जेब्रिक एडिशन। अब आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूं एक नंबर है 4 और एक नंबर है 2, इसको आपको ऐड करना है तो 4 + 2 = 6, लेकिन एक नंबर है 4, एक नंबर है -2, अगर आपको इसको ऐड करना है तो आप 4 + 2 = 6 नहीं बोलोगे, इस बार बोलोगे 4 - 2 = 2, यानी आपको साइन भी देखना पड़ता है जब आप ऐड करते हैं। सिमिलर थिंग हैपेंस विथ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो ये क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है by virtue of which charges are added algebraically while keeping in mind their sign। ठीक है, तो एक काम करते हैं, so property, it is a property by virtue of which charges are added algebraically। ठीक है, तो अगर हमें इतना पता है तो चलिए इसको कुछ कोशिश करते हैं समझने की विद द हेल्प ऑफ कुछ छोटी छोटी चीजें। जैसे कि अगर मैं कहता हूं मैंने एक बॉडी है जिसको मैं मान लेता हूं कि द बॉडी इज ए। इफ अ बॉडी इज ए, मैंने इसको चार्ज दिया
सपोज 4 कूलम, और थोड़ी देर बाद मैंने इसको चार्ज दिया -2 कूलम। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब मैं 4 कूलम चार्ज दे रहा हूं तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं, और जब मैं -2 कूलम चार्ज दे रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा हूं। तो अगर मैं कहूं कि टोटल बॉडी पे कितना चार्ज है आफ्टर दीस 2 मॉडिफिकेशंस या 2 इंटरैक्शंस, तो मैं कहूंगा कि जो बॉडी ए है उस पे टोटल चार्ज होगा +4 कूलम -2 कूलम एंड दैट इज इक्वल टू 2 कूलम। यानी जो टोटल चार्ज हो गया बॉडी पे वो हो गया 2 कूलम। सिमिलरली अगर मैं एक और बॉडी लूं ए और एक और बॉडी लूं बी, ठीक है, अगर मैं 2 बॉडीज लेके आता हूं और मैं कहता हूं इस बॉडी ए पे 10 कूलम चार्ज है, इस बॉडी बी पे 20 कूलम चार्ज है, चलिए एक और बॉडी लेते हैं, इस बॉडी सी पे -5 कूलम चार्ज है, तो मैं कहूंगा कि भाई जो नेट चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम पे, जिसको मैं सिस्टम क्या बोल रहा हूं, मैं इस डॉटेड लाइन से कवर कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि इस पूरे सिस्टम पे जो नेट चार्ज होगा दैट वुड बी एडिशन, और एडिशन एल्जेब्रिकली हम इसको ऐड करके बताएंगे, तो हम कहेंगे इस पूरे सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो होगा +10 +20 एंड -5, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 25 कूलम। तो दिस वुड बी द फाइनल चार्ज ऑन द सिस्टम, जहां पे 3 बॉडीज हैं ए, बी एंड सी। अगर आपको इतना क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते आए हैं, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते आए हैं, उतना ही फंडामेंटल हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज हम लोग यूज करने वाले हैं, यही चीज हम लोग यूज करेंगे जब हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ लॉस के बारे में, जो कि आने वाले क्लासेस में होगा। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही फंडामेंटल चीज है। क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? ये कहता है चार्जेस can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one object to another object। यानी जैसा कि चार्जेस के बारे में कहा गया है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता एक बॉडी के अंदर मैंने बना लिए चार्जेस या मैंने अपने आप क्रिएट कर लिए चार्जेस, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि टोटल चार्ज जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही बाद में था। However, हम ये पॉजिटिव नेगेटिव का छोटा मोटा ऊपर नीचे कन्वर्जन कर पाएंगे, लेकिन टोटल चार्जेस के अंदर हम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब कहने का मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज और बिफोर हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, एक चीज और, जब हम बात करते हैं एक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, तो इन जनरल हम लोग कहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बट टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी जो आगे की साइंस जो भी हमारी तरक्की हुई है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा एक चार्ज पता चल गया है, और वो है इस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का E/3 एंड +-2E/3, और इसको हम कहते हैं क्वार्क्स। अब आपको एक चीज और ध्यान से बता दूं, अगर आप बात करें आपके नीट के फिजिक्स के सिलेबस की, अगर आप बात करें अपनी जेईई मेंस एडवांस के फिजिक्स के सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में ही हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो हमारे लिए अभी भी सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बट क्या ये सच है? क्या आंसर है नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज एक्चुअल में है क्वार्क्स, जो कि है +-E/3 एंड +-2E/3। अब इसके अंदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटिटीज कॉल्ड एज क्वार्क्स व्हिच हैव चार्जेस 1/3। हाउएवर आइसोलेटेड क्वार्क्स हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, सो क्वांटम ऑफ चार्ज इज स्टिल E। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें है नहीं हमारे सिलेबस के अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा प्रीटी फोकस टुवर्ड्स द जेईई मेंस एडवांस एंड नीट एग्जामिनेशन। तो चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो हम बात करते हैं इस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। तो जब मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बोल रहा हूं तो एक बात बताइए, क्या हमारी बॉडी चार्ज नहीं है? क्या चार्ज है, लेकिन उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, इसीलिए हमारी बॉडी क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन हमसे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हम क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। हम पे अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर मैं कहूं आपसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, सो आई हैव 2 बॉडीज, इस पे +10 कूलम चार्ज है, इस पे 2 कूलम चार्ज है, और इसी सिस्टम को, इस सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, और मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया कि अब जो बॉडीज है उस पे ए पे चार्ज हो गया सपोज 20 कूलम। तो मुझे बताइए आप कि बी पे चार्ज कितना हुआ इफ द सिस्टम इज स्टिल आइसोलेटेड? तो मैं कहूंगा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल सिस्टम का चार्ज जो है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, कंजर्व रहेगा। तो अगर इस वाले केस में जो टोटल चार्ज था वो था +10 +2 विच इज इक्वल टू
12 कूलम, तो इस वाले में भी 12 कूलम ही होना चाहिए। तो देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम x, so 20 plus of x is equal to 12 and that is equal to how much? So x must be equal to minus of 8 कूलम, यानी कि जो b का चार्ज है वो नेगेटिव ऑफ 8 कूलम होना चाहिए। क्या हमें इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इस पे बेस्ड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीजें सीखते जाएंगे ताकि इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है, इसको कैसे यूज करते हैं, उन सब चीजों को बहुत ही क्लियर रखें। तो आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर आया हो समझ में, और अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हम अपनी चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज है उसको यहीं पे खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में कुछ और नई चीजों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।